आलसी सास की चतुर बहू। रेशमा रसोई घर में खाना बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आलसी सास जुगनी टीवी के आगे बैठी ठहाके मार रही थी। तभी उसका बेटा विनोद दफ्तर से घर लौटकर बोलता है, हाँ, माँ जरा जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। विनोद बेटा, मेरे सीरियल में बाधा मत बद, थोड़ी देर थम जा। और इस कड़के सर्दी में कौन पानी पीता है? सास का आलस देखकर बहू बोलती है, ये सासू माँ का आलसीपना तो जाड़े के साथ और जोर पकड़ रहा है। अब मुझे ही कोई पैरवी पैतरा अपनाना पड़ेगा, वरना माँ जी का बढ़ता आलस उन्हें बीमार के बिछौने पर पटक देगा। थोड़ी देर में सभी जन रात का खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी बृजमोहन बोलता है, अरे बहू, ये तेरी सास की कुर्सी आज फिर खाली है। अब आज कौन सी नई बीमारी पैदा हो गई इसके शरीर में? वो ससुर जी, माँ जी कमरे में ही खाना खाएंगी, उन्हें पेट दर्द है। अरे हाँ, मोहतरमा को खाते खाते टीवी की टिमटिमाहट भी तो चाहिए, वरना खाना कहाँ हजम होता है। सभी के खाना खाने के बाद रेशमा अपने खाने की थाली लेकर अपनी सास के पास जाती है। खाना देखकर जुगनी टूट पड़ती है। माँ जी, आपने खाने से पहले हाथ तो धोया ही नहीं। अरे बहू, भूख के आगे हाथ धोना किसे सूझता है? और सर्दी में तो वैसे भी पानी से बचना चाहिए। अपनी आलसी सास का बेतुका जवाब रेशमा को सोच में डाल देता है और वो रात भर सोचती है। माँ जी को समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे उन्हें कामों में ही उलझाना पड़ेगा, तभी जाकर माँ जी फुहरपने के जगड़न से बाहर निकल पाएंगी। चतुर बहू बल की बजाय बुद्धि से काम लेते हुए ये बात अपने पति और ससुर से साझा करती है। हाँ रेशमा, माँ को आलस से बाहर निकालने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अगली सुबह रेशमा रसोई में काम कर रही होती है, अपनी सास के कमरे से बाहर आने का इंतजार करती है। तभी उसे बाहर आता देखकर रेशमा कहती है, माँ जी, बाबूजी का हरे चने की सब्जी खाने का बड़ा मन है, इसीलिए मैंने सब्जी वाले से सवेरे सवेरे ही चने की झाड़ खरीद ली। आप बस बैठे बैठे इनके दाने निकाल दीजिए। अरे बोलो भला, बहू के रहते सास का काम धाम करना शोभा देता है क्या? हाँ, ये तिकड़मबाजी तू ही कर। अरे भाग्यवान, बहू तो बेचारी भोर की उठी देर रात तक एक पांव पर नाचती रहती है, घर द्वार बाहर कर परात भर कर बर्तन मांजती है और फिर हमें पका पकाया खाना परोसती है, और तुम्हें चने के दाने निकालने में आफत आ रही है। अरे तो किसने कहा था ये झोल झमेटा लाने को? सीधे हरे चने नहीं खरीद सकती थी? माँ जी, ऐसे हरे चने बाजार में 100 रुपए में पाव भर बिक रहा है, अब महंगाई में सस्ता मिला तो कौन छोड़ता है? हे भगवान, राम ही राखे तुझे बहू, जब देखो अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाती रहती है। ला दे अब। जैसे तैसे जुगनी को काम में लगाकर रेशमा और ब्रिज की चाल पूरी हो जाती है। जुगनी सारा दिन चने के दाने निकालने में लगी रहती है। ये देखकर रेशमा कहती है, ये चने निकालना तो माँ जी के लिए चैलेंज बन गया। चलो अच्छा है, अब दिन भर की थक कर खा पी कर सो जाएगी। ऐसे ही पहले दिन का पड़ाव पूरा हो जाता है। अगले शाम जुगनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी विनोद दफ्तर से सीधे कमरे में आकर टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जुगनी बिगड़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है विनोद, स्टैचू की तरह सामने क्यों खड़ा है? हट, मुझे टीवी देखने दे। विनोद टीवी बंद करके मर्म लहजे में अपनी माँ से कहता है, माँ, दिन भर तो आप टीवी में खोई रहती हो और खाना भी आप अपने कमरे में खाती हो। एक ही छत कर नीचे रहकर भी मुझे महसूस नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ है। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तो आप मुझे हाथों से खिलाती थी और थपकी देकर सुलाती थी। बचपन गया बात गई, और अब तू दूध पीता बच्चा नहीं रहा। ब्याह हो चुका है तेरा, जिम्मेदारी अब बहू संभालेगी। माँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर क्या आपको याद है आपने आखिरी बार मेरे लिए अपने हाथों से स्वेटर कब बुना था? मुझे आपके हाथों के बने स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। अरे विनोद, इस मॉडर्न जमाने में बुने स्वेटर कौन पहनता है बेटा? आजकल तो फैंसी शॉल स्वेटर सुर्खियों में है। मगर माँ जी, हाथों के बुने स्वेटर में जो गर्माहट होती है उसकी बात ही अलग है। विनोद जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही बेहतरीन स्वेटर बुनती हैं। लगता है ये बेफिजूल की बातें हैं, तबीयत की तो आप बहाने बनाती हैं। जुगनी अपनी चतुर बहू की चाल को बूझ नहीं पाती और झुंझलाकर कहती है,
बस बहू, तूने अपनी सास के हाथों के हुनर पर सवाल खड़ा किया है। अब इसके लिए तुझे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जुगनी के जैसी कढ़ाई बुनाई का काम गांव देहात में कोई नहीं करता। अपनी आलसी सास की आंखों में स्वेटर बुनने की ललक देख लाल बुझक्कड़ बहू मन ही मन में कहती है, आपको कामों में बिठाए रखना ही तो मेरा मकसद है, ताकि ये आलस आपके अंदर आए फुर्ती को देखकर भाग जाए। जुगनी अपने टीवी देखने की इच्छा बिसार कर पूरे जोरों शोरों से स्वेटर बुनने में जुट जाती है। इस बीच धीरे धीरे उसमें बसे आलस की खुमार घटने लगती है और एक रोज वो मुंह खोलकर कहती है, अरे रेशमा बहू, ला दे, आज सब्जी मैं काट देती हूँ। तू सारा दिन काम करके थक जाती है। ठीक है माँ जी, ये लीजिए। जुगनी खुशी खुशी सब्जी काटने लगती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ जाती है। क्या बात है माँ जी, आपकी निगाह घड़ी पर क्यों जा रही है? अरे कुछ नहीं बहू, ये घर में छाया सन्नाटा देखकर मन ऊगता रहा है। ये बची खुची सब्जी तू काट लेना, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। इस तरह आलस में घिरकर जुगनी आधा अधूरा काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर टीवी देखते हुए घोड़े बेचकर सो जाती है। समय बीतता है। फिर एक दिन, अब मेरी छोटी मोटी बहानेबाजी से बात नहीं बनने वाली। माँ जी को उनके फुहारपन से पूरी तरह निकालने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह रेशमा जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तभी विनोद को बाहर आता देखकर जुगनी कहती है, विनोद, क्या बात है? बहू नींद से जागी नहीं क्या? देख, सुबह के 10 बज गए, अब तक मुझ बुढ़िया को चाय पानी नसीब नहीं हुई। माँ रेशमा की तबीयत बहुत खराब है। रात भर जाकर उसने जैसे तैसे रात काटी है। अब जाकर कहीं उसकी आंख लगी है। हाय हाय, तो आज का खाना कौन बनाएगा भला? अरे भाग्यवान, अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? इस घर में बहू के बाद तुम इकलौती लुगाई हो, इसलिए खाना भी तुम ही बनाओगी ना? मैं और खाना? ना बाबा ना, मुझसे तो सुध भर रसोई में 2 डग भी नहीं रखा जाता। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे तो क्या बेचारी बीमार बहू को भूखे मारने का इरादा है तुम्हारा? अरे कैसी सास हो तुम। कोई तोड़ ना सूझने पर आलसी सास रसोई में आकर खाना पकाने लगती है। जिस बीच पसीने से तर होकर हांफते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये रसोई की बागडोर संभालना तो देश संभालने के बराबर है। इस कहर ढाती सर्दी में भी पसीने से सराबोर हो गई मैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, खाना बना रही हो या बिरबल की खिचड़ी बना रही हो? बना तुम्हारा खाना? अरे ला रही हूँ, जरा सब्र का बांध रख लो। जुगनी अपने पति और बेटे को खाना परोसकर पूछती है, विनोद बेटा, ये बहू कौन से लापता गंज में गायब है? मैं आपको बताया तो था, रेशमा बीमार है, उसका खाना आप कमरे में ले जाइए। ये सुनकर आलसी सास नाक सिकोड़कर अपनी बहू के लिए खाना लेकर कमरे में आती है, जहां बिस्तर पर बैठी बहू मजे से मूंगफली खा रही होती है। ये देखकर गुस्से से तिलमिलाई जुगनी कहती है, बीमार को तो खाने का एक दाना भी खाने का मन नहीं करता, और तू मजे से मूंगफली खा रही है। इसका मतलब तू बीमार होने का ढोंग कर रही है। अपनी फुहर सास का ये सवाल सुनकर चालाक बहू उसे फटकार लगाते हुए बोलती है, माँ जी, आप भी तो अक्सर ऐसे ही बहाने बनाती हैं। सारा दिन आप टीवी में उलुल जुलुल कहानी देखकर, सांझ की बेला बीतते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे के पलंग पर पसर जाती हो। मैंने आपकी आदत को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर आप टस से मस नहीं हुई। इसीलिए अंत में थक हार कर मुझे आपके ही तरीके से जवाब देना पड़ा। रेशमा की उस फटकार के बाद जुगनी में समाया फुहड़पन हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। भूत और चुड़ैलों का डांस। आधी रात के समय आकाश से धरती पर एक सीढ़ियां बनती हुई आती हैं, जिसमें कुछ आत्माएं चढ़कर आकाश के अंदर समा जाते हैं। देखते ही देखते वो सभी आत्माएं भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे भूत और चुड़ैल अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। भूतिया दुनिया के दरबारी उन सभी आत्माओं को एक कटोरे में खून पिलाते हैं। भूतों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, आओ अंदर आ जाओ, तुम सभी बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो। वो सभी आत्माएं खून का कटोरा पीकर भूतिया दुनिया में कदम रखती हैं, जहां कुछ चुड़ैलें आपस में लड़ रही होती हैं तो कुछ भूत एक दूसरे से कुश्ती कर रहे होते हैं। तभी एक चुड़ैल अपने भूतिया पति से कहती है, देखो मैं पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, अब जरा बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ।
अरे भैया ओम फो, कतई धर्राटे काट रही है। तभी चुड़ैल अपने भूतिया पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। नाश पीटे, तुझे तो सही सही तारीफ भी करने नहीं आता। ओ तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। चुड़ैल फिर से अपने भूतिया पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अब क्यों मेरे मुंह पर तमाचा मारा? मैंने इतनी अच्छी तारीफ तो की थी तुम्हारी। अबे कुत्ते, तुझे कुछ नहीं पता, मैं चुड़ैल हूँ। तू मुझे परी बोल रहा है हा? ओ लो, हो गई मुझसे गलती। अरे भगवान, अब तो चलो, नहीं तो हमें देरी हो जाएगी। जैसे इंसानी दुनिया में हमारे कई सारे त्योहार होते हैं, ऐसे ही भूतिया दुनिया में साल के एक दिन जश्न रखा जाता है, जिसमें कई लोग अपनी खुशी से बहुत सी चीजें करते हैं। जैसे कोई गाना गाता है तो कोई डांस करता है, वहीं कोई अपना कुछ अलग करतब दिखाता है और चांडाल को खुश करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से भूतिया दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तभी वहाँ कुछ भूतिया भूतों की टीम गाना गा रही होती है। तुम पास आए, सड़े फूल लाए, तुमने न जाने क्या बिस्तर सड़ाए। अब तो मेरा दिल नहाने को करता है, क्या करूं हाय, साबुन महंगा पड़ता है। अबे बेसुरे, ये क्या गाना गा रहा है? ऐसे गाने पर तो लोग कैसे नाचेंगे? अबे थोड़ा तो हमारे बारे में सोच। तुम लोग आपस में बहस करते रहो। मैंने तो अपने लिए गाना सोचा है और मैं उसी गाने पर नाचूंगी। ऐसा क्या? तो बता, कौन से गाने पर नाचने वाली है तू? मेरा बलमा छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। छाया का गाना सुनते ही वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, एक तू ही तो है जो अपने छैल छबीले बलमे के ऊपर दुर्राटे काटेगी। हाँ, वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दूसरी भूत और चुड़ैलों की टीम आती है और उन्हें देखकर कहती है, मैं हूँ माया, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाया। तुम भूत और चुड़ैलों की क्या औकात जो तुम मेरे गाने और नाच के आगे टिक पाओगे। माया बहुत ही हॉट एंड सेक्सी थी। उसे देखते ही सभी भूतों की नजर उसके ऊपर तक जाती है। तभी कलयुग उसे देखकर कहता है, अरे कोई एसी तो चलाओ, कितनी गर्मी हो गई है यहाँ पर। माया के आते ही हाय 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 गर्मी। अरे बाबूजी जरा धीरे चलो, अब बिजली गिरी, यहाँ बिजली गिरी। हाँ हाँ, बिजली तो अब तुम सब पर गिरेगी जब हमारी टीम तुम्हारी टीम से जीत जाएगी। अरे आता माझी सटकली। अरे जा जा, तुझे क्या लगता है कि तू ही है जो बिजली गिरा सकती है? अरे मैं कब से इस दिन की तैयारी कर रहा था। तो देखना, जब मैं गाना गाऊंगा तो सब लोग कितने पागल हो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे, बेहोश। हाँ हाँ, तेरे बदबूदार गाने को सुनकर तो कोई भी बेहोश हो ही जाएगा। आइला, तू समझती क्या है अपने आप को? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझती हूँ। ओ हेलो, इंग्लिश के साथ अपना जेंडर चेंज मत कर। तू मिस परफेक्ट है, ना कि मिस्टर परफेक्ट। अरे हाँ हाँ, वही। अगर माया मैडम को अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना इस फेस्टिवल के साथ एक कंपटीशन भी हो जाए। हाँ हाँ, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। अब देखें जरा किसमें कितना है दम। जम के रखना कदम मेरे साथिया। माया, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सभी लोगों की हम पुंगी बजा देंगे। पिछले साल भी इन लोगों ने इसी तरह हमारे साथ कंपटीशन लगाया था, लेकिन ये बेचारे छोटे मोटे भूत और चुड़ैल हमारे सामने क्या टिकने वाले थे। अरे माया, ये चुड़ैल क्या कह गई? ये कह रही है कि तुम नहीं बचोगे। हाँ, वो तो कल पता चलेगा कि कौन किसको हराता है कंपटीशन के दौरान। भूतिया दुनिया में दो अलग अलग टीम बढ़ जाती है, जिसमें दोनों लोग अपने अपने सिंगिंग और डांस की तैयारियों में लग जाते हैं। एक तरफ नए भूत और चुड़ैल होते हैं तो दूसरी तरफ पुराने भूत और चुड़ैल होते हैं जो कई सालों से कंपटीशन जीतते आ रहे थे। अगर इस कंपटीशन को हमने नहीं जीता तो इतने सालों से बनाया हुआ हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अरे माया बेबी, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? इस कंपटीशन को तो हम लोग ही जीतेंगे और देखना, चंडाल बाबा फिर से हमें कंपटीशन जीतने का एक बहुत अच्छा सा इनाम भी देंगे। चंडाल बाबा की तो हमारे ऊपर हमेशा से कृपा है।
इस कंपटीशन को जीतने के बाद चंडाल बाबा हमें नई शक्तियाँ देगा। चलो अब डांस की तैयारियां करते हैं। माया अपनी टीम के साथ तैयारियां कर ही रही होती है कि छाया भी अपनी टीम के साथ तैयारियों में लग जाती है। देखो, ये हमारा दूसरा कंपटीशन है। पहले में तो इन्होंने हमें हरा दिया था, लेकिन इस बार हम हारेंगे नहीं। हमें जीतना तो होगा। इस कंपटीशन को जीतना बहुत टफ है। चंडाल बाबा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमसे खुशी होंगे। अगर हम चंडाल बाबा को खुश करने के लिए कुछ ऐसा ले आए जिसके चलते चंडाल बाबा हमारी तरफ से ध्यान हटा ही नहीं पाए, तो हम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं और अपने लिए चंडाल बाबा से नई शक्तियां भी मांग सकते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? अगर माया अपने छैल छबीले गाने पर नाचेगी तो हम इस कंपटीशन को हार के ही रहेंगे। चिंता मत करो, मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ, वहां से मैं कुछ जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर रुद्राक्ष पृथ्वी लोक पर पहुंच जाता है, जहां पर एक कंपटीशन में पहुंचता है। उस कंपटीशन में एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री को नाचते हुए देखता है। जिस गाने पर वो नाच रही होती है वो गाना रुद्राक्ष को बहुत प्यारा लगता है। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। रुद्राक्ष उस गाने की कैसेट चोरी करके अपनी भूतिया दुनिया में ले आता है, जिसके बाद रुद्राक्ष अपनी टीम के साथ उस गाने पर प्रैक्टिस करता है। एक तरफ छाया रुद्राक्ष के लाए हुए इस गाने पर प्रैक्टिस करती है, तो दूसरी तरफ माया अपने भूतिया टीम के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग बारी बारी से चांडाल को खुश करने के लिए उसके सामने आते हैं और अपना नृत्य करते हैं। चलो दोस्तों, अब हमारी बारी है। अब तो हम लोग जीत कर ही रहेंगे। माया चंडाल के सामने जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचने लगती है। उनका डांस देखकर चांडाल खुश होता है, लेकिन उनके जाने के बाद छाया गाना गाने के साथ साथ अपनी टीम रुद्राक्ष और कलयुग के साथ मिलकर डांस भी शुरू कर देती है। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी। गाने के साथ छाया का निर्णय भी बहुत प्यारा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब चांडाल इस गाने को सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो उनसे कहता है, ये गाना तुम कहाँ से लेकर आए हो? बहुत मुश्किलों से मैंने आपके लिए गाना ढूंढा है। तुम्हारे इस गाने के चलते मुझे अपनी प्रेमिका याद आ गई। मैं तुम्हारे इस गाने और तुम्हारे डांस से बहुत खुश हूँ। आज से तुम तीनों के पास वो अद्भुत शक्तियां होंगी जिनका सामना कोई नहीं कर पाएगा, और भूतिया दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल तुम्हारे आगे झुकेंगे। चांडाल उन तीनों को भूतिया शक्तियां देता है, जिसके बाद वो तीनों इस साल अपने इस जश्न को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहीं माया को ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक बहू की 5 छोटी ननद। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना?
अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी पांचों ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी पांचों ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान, वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजी मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो,
लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियाँ तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियाँ और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियाँ बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पूछ पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए, सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी,
हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुंचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपा गप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है, सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी चौगुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते।
इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है।